जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। मजीद आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा का अहसन इकदाम। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से इदारों को सरगर्मियों की मालूमात बजरिया ईमेल फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही जो बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट फाली और जैसा कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि तमाम जो कागजात होंगे वो पेपर लेस होंगे और सारा वो ऑनलाइन काम होगा, तो इसकी जानिब कोरोना वायरस के पेश नज़र एक अहम पेशरफ्त हुई, वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि तमाम तर जो अफसरान है वो कोरोना वायरस के तमाम तरह SOPs को फॉलो करते हुए दफ्तर में हाजिरी देंगे, काम भी जारी रखेंगे। तो इस सिलसिले में सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा की जानिब से तमाम तर जनूबी पंजाब के जो अहम डिवीजन हैं जिसमें मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी का, रहमिया का शामिल है, तो उनके PHAs, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, फाटा और दीगर जो इदारे हैं उनको मरासला जारी कर दिए गए हैं कि उनके तमाम तर जो दस्तावेजाती काम है वो अब से ऑनलाइन होंगे। और इस सिलसिले में ईमेल भी तश्कील दे दिया गया कि तमाम तर जो काम है वो ऑनलाइन थ्रू ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। चूंकि जनूबी पंजाब सेक्रेटरी हाउसिंग का जो दफ्तर है मुल्तान में कायद आजम रोड पर वाक़ है, तो इस सिलसिले में तमाम जो इंतजाम मुकम्मल करें कि ऑनलाइन के साथ साथ उनको जो दस्तावेजात हैं वो थ्रू डाक ही भेजे जाएंगे और इस सिलसिले में ऑनलाइन काम होंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मकीनों के लिए अच्छी खबर। MDA ने न्यू शाह शम्स कॉलोनी की सड़कों की बहाली के लिए टेंडर जारी कर दिए। मुल्तान में सड़कों की बहाली पर 2 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। सड़कों की बहाली के लिए टेंडर्स 24 दिसंबर को जारी होंगे। खस्ताहाल सड़कें होने के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान न्यू शाह शम्स कॉलोनी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर, जो कि MDA की जानिब से 2 करोड़ 13 लाख से ज़ायद की अमाउंट जो है वो अप्रूव की गई है यहाँ की जो सड़कें हैं और कॉलोनी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि यहाँ पर जो टूटी हुई सड़कें हैं जिनके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन है रिहायशी उनको परेशानी है वो हल हो सके। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है सड़कों की वो इस वक्त ऐसी ही है कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको मसाइल दरपेश होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक भी, जिसकी वजह से अक्सर ही जैम भी रहती है और अक्सर औकात हादसात का भी बायस बनते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इस बारे में कि अब जो टेंडर अप्रूव हुआ है और अब जो इनकी कॉलोनी जो रिकंस्ट्रक्ट होने जानी है इसके बारे में क्या कहेंगे। सर आप बताइएगा, सवाल से क्या बात करें। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पर एक सर्वे के लिए अब यहाँ पर तशरीफ लाए और जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स खसूसन शराज जावेद साहब की बड़ी कोशिश है। तकरीबन पिछले कोई 8-10 महीने से इन्होंने पूरी कोशिश की, इलाके का सर्वे करवाया और सोसाइटी के अदर मेंबर्स की ताउन के साथ ये टेंडर को मंजूर करवाया। और मैं अब इस चीज़ का होप करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने टेंडर मंजूर किया है MDA ने, तो वो अगर ईमानदारी के साथ वो सारा पैसा इधर इन्वॉल्व कर दे, सारा पैसा इधर इन्वेस्ट कर दे, तो यहाँ की सड़कें क्या गलियां भी बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी MDA की थी और ये कोई शहर से दूर नहीं है, ये शहर के होने के बाद खिलाड़ियों को खेलने में दुश्वारी का सामना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सरगोदा की सबसे बड़ी तारीखी तफरीगाह कंपनी बाग के अकबी हिस्से के ट्रैक और ग्राउंड्स खस्ताहाली का शिकार है। कंपनी बाग के अकबी हिस्से में कांटेदार झाड़ियां मौजूद हैं और कांटेदार झाड़ियां मौजूद होने के बायस खिलाड़ियों को खेलने में दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं सरगोदा से जुनेद खान से। जुनेद बताएगा। मौजूद हूँ कंपनी बाग में, जो सरगोदा शहर का सबसे बड़ा पार्क है। कंपनी बाग में फ्रंट का जो हिस्सा है वो PHA ने मेंटेन किया हुआ है। सिर्फ फ्रंट को जो मेन सड़क है उससे लगता, जो हिस्सा पार्क का लगता है उसको, उसकी जो है मेंटेनेंस बरकरार रखी हुई है। लेकिन अगर कंपनी बाग के अंदर आए तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, गंदगी भी यहाँ पर फैली हुई है। जो पीछे का हिस्सा ये इंतहाई ख़राब है। इसी हवाले से यहाँ पे जो मौजूद खिलाड़ी हैं इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम आते हैं इधर शाम को हम इधर ग्राउंड में आते हैं वॉक के लिए भी और लड़के यहाँ खेलते भी हैं, मगर इसमें पोजीशन ये है कि गंदगी आपके सामने है। गंदगी भाई ने आपको दिखाई भी, रिकॉर्ड भी की होगी। इसमें अंदर झाड़ियाँ हैं, वो भी कांटे वाली झाड़ियाँ हैं, जो बच्चों के पाँव में भी कांटे लगते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है हमें। और ये इसकी जो सफाई का निज़ाम है, PHA फ्रंट पे से सफाई कर देते हैं आपकी बगौर,
और जो पीछे की साइड है सफाई नहीं होती। इसको हम खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं और कचरा वचरा भी हम खुद ही उठाते हैं। PH से दरख्वास्त है कि इस पे भी थोड़ा सा ज़रा तवज्जो दें प्लीज़। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हैं इनका कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर से कचरा भी उठाते हैं और कांटे भी उठाते हैं। शिकार है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। रहीम खान में अड्डा गुलमर्ग के करीबी ओढ़ कॉलोनी में सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजाम, इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं कि अरसा दराज से इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। रहीम खान में अड्डा गुलमर्ग के करीब ओढ़ कॉलोनियां है जहां पे अरसे दराज से सीवरेज सफाई के नाकिस इंतजाम है, जिस पर जो इलाका मकीन है इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मुजाहिरीन से जानते हैं, बताएगा कि कितने अरसे से यही सूरत हाल बनी, आपको किन मुश्किलात का? सर जी, ये 3 महीने हो गए हैं, इधर कोई नहीं आ रहा है, ना अमला आ रहा है उनका। हमने शिकायत भी की है और सुपरवाइजर कोई गौर नहीं कर रहा है और मोहल्ले को आने वालों को बड़ी टेंशन हो रही है। पानी भी है, सीवर बिल्कुल बंद पड़ा है और इधर कोई सफाई के हवाले में कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और इसके क्या नाम है, हमने बड़ी शिकायतें लगाई उनके खिलाफ, पर हमारा कोई भी अभी बात नहीं सुनने को तैयार। क्या कहना चाहेंगे, इंतजाम में से कोई आता है अमले में से कोई सफाई करने के लिए? सर इधर कोई भी नहीं आता, इस अमले में कोई भी आदमी जो है इधर का सुपरवाइजर है महीना नहीं आता। दूसरी तरफ जो अमीर लोग बैठे हैं उधर उनकी बड़ी सफाई और तवज्जो सब कुछ ख्याल करता है। इधर गरीब है, मर रहे हैं, गर रहे हैं पानी में, गंदे में, बच्चे छोटे छोटे बीमारियां लग रही हैं उनको, 100 बीमारी आ जाती है बीमारी के। मुतालबा क्या करना चाहिए? मुतालबा हमारा ये सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए इधर, और हमें सुपरवाइजर चाहिए बस, ये हमारा मुतालबा। सफाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए सड़क पे, क्योंकि सुपरवाइजर चेंज होगा ये सफाई भी हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें यही चाहिए कि सुपरवाइजर चेंज हो जाए, हमारी सफाई हो जाए। नहीं तो वरना ये कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना पहले भी फैला हुआ है, वरना और ज्यादा शिकायतें मिल जाएंगी। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना यही बिल्कुल इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, अलीपुर में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले सस्ते बाजार में सस्ती अशिया का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। सस्ते बाजार में अशिया के सस्ते नर्ख, इंतजामिया सिर्फ खोखले दावों और बातों तक महदूद होकर रह गए। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इमरान सईदी से। इमरान बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के सहूलत बाजार में। हुकूमत पंजाब का आवाम के लिए नया तोहफा सहूलत बाजार का क़याम। अलीपुर में सहूलत बाजार का क़याम हो चुका है। अंदर जाके देखते हैं भी आवाम को कैसी सहूलतें दी जा रही हैं। यहाँ पर पहला स्टॉल ये है कि भी यहाँ पर सस्ता सहूलत बाजार 20 शॉप है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये खाली स्टॉल पड़ा है। इसके साथ एक और स्टॉल पड़ा है, ये भी खाली है। अब सहूलत बाजार आपको दिखाते हैं जी, अलीपुर की इंतजामिया ने सहूलत बाजार किस तरह लगाया हुआ है। ये देखें जी, ये सहूलत बाजार है, ये सहूलत बाजार है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। ये 10-10 किलो यहाँ पर दाल, मांस, चीनी और ये घी के जो 2-4 पैकेट हैं ये रखे हुए हैं। इसके अलावा आवाम को ना यहाँ आटा मिल रहा है, चीनी भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्या लेने आए थे? आटा लेने आए थे। फिर मिला है? नहीं मिला अभी। नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा जी, अच्छा ये मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है जी इंतजामिया ने सहूलत बाजार में। यहाँ भी कोई मेडिकल का इंतजामी अफीसर या डॉक्टर तैनात नहीं है। सहूलत बाजार की अगर कुल मालियत का अंदाजा लगाया जाए तो चंद हज़ार पे मिलेंगी। एक और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या लेने आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ अशिया खुर्दोनश लेने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में था वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। गिनती की चंद चीजें जरूर है यहाँ पर, लेकिन ये बामुश्किल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि पीडीएम कन्वीनियर मुफ्ती शाहिद मसूद हमरा हामिद हमीद अब्दुल सत्तार गुज्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से आज हर तबके में इस्तराब है। सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे हैं, डॉक्टर सड़कों पे हैं, असातिज़ा सड़कों पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सड़कों पे हैं। कि आज ये हालत 2.5 साल में ये हमने नहीं की, अपोजिशन ने तो सिर्फ जलसे किए और उन जलसों को टॉपल करने की, उन जलसों को सबोताज करने की जो हिकमत अमली वो हुकूमत ने की है। जो आज तक FIR'ें दी गई हैं अपोजिशन को टारगेट करके,
अगर अपोजिशन जलसों से घबराती, FIR से घबराती, नैब से घबराती, एंटी करप्शन FIA से घबराती, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके खिलाफ मजीद अपनी सफबंदी करते, हम उनके साथ मुफाहमत कर जाते। मगर मेरी क़यादत ने जुर्रत और गैरत वाला रास्ता मुंतखब किया है और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा मुनासिब वक्त है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमातों को मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए और इस नाअहल और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हमें हर महाज पे इकट्ठा होना चाहिए। नालायकी का जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, आप देखें कि पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपोजिशन लीडर को नहीं बुलाया कि इस गरीब आवाम के मसाइल को हम कैसे हल करें। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपोजिशन जमातों को दावत नहीं दी कि मिलकर इस मुल्क के मसाइल को कैसे हल किया जाए। यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और ऊपर से आपकी कारकर्दगी, आप डिलीवर नहीं कर पाए। आपने इस मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर दिया है और उसकी हकीकत ये है कि जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब परफॉर्म नहीं कर पाते, वहां पे वो खुलेआम कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की सियासत वो एक पेज पे है। हम लोग अदलिया को या इदारों को या आर्मी को सियासत में नहीं लाना चाह रहे। आप 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर का कंडक्ट देखें कि वो अपने लाने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब आए थे पेरोल पर, इस दौरान कुछ मुलाकात करनी है। पेरियम कन्वीनर मुफ्ती शाहिद मसूद हमरा हमीद अब्दुल सत्तार गुजर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपडेट करें, बहावलपुर में बटेरों और मुर्गियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बटेरों और मुर्गियों की फीड के 50 किलो के थैला पर 150 रुपए बढ़ा दिया गया है। अपडेट करेंगे महमूद जहीर। जी, बटेरों, मुर्गियों, ब्रायलर मुर्गियों के जो खाने की फीड है उसके रेट्स में इजाफा कर दिया गया है। चंद दिन यानी कि 2 से 3 दिन पहले जो रेट था उसमें 150 रुपया फी थैला बढ़ा दिया गया। कितने रुपए किलो है और कितने रुपए किलो कर दिया गया है ये जानते हैं। सर, आप जरा थोड़ा ठहरिएगा, हमारा साथ दीजिएगा कि कितने रुपए किलो था ये थैला और अब कितने रुपए किलो हो गया। किलो का हिसाब तो नहीं करते हम। चले आप थैले का हिसाब से रेट बता दें। ये बिलबाजी ये 2600 था, तो ये इस वक्त 2700 का है। तो ये कितने किलो का थैला है? ये किलो कम ही निकलता है, सॉस आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। टोटल कितना किलो होता है? 50 kg लिखा है, वेल पैक्ड। अच्छा, वेल पैक्ड 50 kg, ठीक है। हर बैग पे लिखा हुआ है। ये इस सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हर चीज के रेट्स अचानक बढ़ा दिए जाते हैं और पता भी नहीं लगता है कि किस चीज का रेट बढ़ाया जाएगा। मुझे जरा उनसे बात करनी है प्लीज। आप अवाम के तौर पर मुझे बताएं कि 3 दिन 4 दिन पहले आपने जो चीज ली है वो आज 150 रुपए 150 रुपए थैला बढ़ गई है, तो चीजों के रेट्स का पता ही नहीं लगता कब क्या बढ़ रहा है। जरा इस हाल देखें जी, हर चीज़ के अंदर जो है वो महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आपको पता है कि सब्जियों में, बाकी गोश्त में, बाकी चीज़ों में, इसी तरह से फीड में भी जो है वो प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। ये लॉकडाउन के दिनों में जो प्राइसेस थी और अब की प्राइसेस में तकरीबन ये 300 से 400 का इजाफा हो गया है फी थैला। और अभी जो है कोई 3-4 दिन पहले इन्होंने 150 रुपया फी थैला जो है वो बढ़ाया है कीमत जो है। तो हमारी गुजारिश होगी हुकूमत से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों से और बाकी जो हजरात हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं कि इसके ऊपर जो है कोई थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा जाए, क्योंकि जो छोटा फार्मर है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इस सिलसिले में। अगर एक थैले के पीछे 200, 300 या 150 रुपया भी बढ़ जाए तो काफ़ी हद तक उनको जो है वो मसाइल का सामना होता है। जी, अभी आप सुन रहे थे चेक एंड बैलेंस लिया जाए। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। मियांवाली में महकमा जंगलात की लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गुज़िश्ता 3-4 रोज में 6 FIR दर्ज करवाई गई और 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा।
محکمہ جنگلات میاں والی کی گزشتہ 3-4 روز میں کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں 5 FIR دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ متعدد جو ہیں چوری میں ملوث گاڑیاں بھی گرفتار کر لی گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں DFO صاحب ملک صاحب ثاقب امان صاحب، آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا جو گاڑیاں گرفتار کی گئی ہیں، FIR دی گئی، کتنی FIR ہوئی، یہ پورا پروسیس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ضلع میاں والی PM صاحب کی کنسٹیچوئنسی ہے اور اپنا سردار محمد سبطین خان وزیر جنگلات جو ہیں اور پورا کندیاں فارسٹ جو ہے وہ ہمارا ان کی کنسٹیچوئنسی بنتی ہے، تو اس لحاظ سے اس پورے ایریے پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو لکڑی چوری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے خلاف ہم نے پچھلے 7-8 دنوں میں 5 FIRs لکڑی چوروں کے خلاف دی ہیں اور جرمانے بھی لیے گئے ہیں۔ تو اس ضمن میں میں یہ کہوں گا کہ اگر کہیں بھی کوئی irregularity کسی کو پرائیویٹ پرسن کو نظر آتی ہے ہمارے فارسٹ میں تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر ہمارا کوئی ملازم ملوث ہے تو ہم اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے، اور لکڑی چوروں کے خلاف جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر ہم نے وہ کارروائیاں کی ہیں اور آئندہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا پورا عملہ فارسٹ گارڈ سے لے کر SDOs DFO سارے جو ہے وہ متحرک ہیں اور اس کے لکڑی چوری کی بے کنی میں جو ہے وہ سارے کوشاں ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سال 2019-20 میں ٹوٹل ٹھیک ہے اختر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کا ڈرپ ایریگیشن منصوبہ۔ ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ملتان ظفر اللہ سندھو کا کہنا ہے کہ ڈرپ ایریگیشن کے لیے کاشتکاروں کو حکومت 60% سبسڈی دے رہی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے اطہر لاشاری، اطہر بتائے گا۔ جی بالکل، زرعی یونیورسٹی ملتان کی بات کریں تو پاکستان کا پہلا فلاپی اریگیشن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ملتان کے اندر، اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اس آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بارش جیسی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کیسے کام کرتا ہے، کتنا ایکسپینس ہے اور کتنا بینیفیشل ہے لوگوں کے لیے، جو اس کو اوورآل دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو ہمارے روایتی سپرنکلر اریگیشن سسٹم ہے یا جو ہمارے پاس ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے، اس کی جو لاگت ہے تقریباً سیم ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے بینیفٹس ہیں کہ جو فارمر ہمارے اڈاپٹ نہیں کر رہے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کو۔ اس میں ایکچوئل نیچرلی ایک سلیکون ٹیوب ہے جو کہ 2 بار پہ تقریباً 1 ایکڑ کا ایریا کور کر رہے ہیں، تو وہ 2 بار پہ اس کا آپریٹنگ پریشر ہے۔ ہمارے جو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ہے اس کو نہ اڈاپٹ کرنے کی ایکچوئل ریزن یہی ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے ایک تو وہ بہت ہائی ہے، اور جو اس کی آپریشنل یعنی کہ کرنے کا میکانزم ہے وہ ہمارا فارمر نہیں اڈاپٹ کر پاتا ہے۔ اس میں جسٹ آپ نے ایک بٹن آن کرنا ہے تو یہ کمپلیٹ آپ کو 1 ایکڑ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب اس میں جو فلاپی سپرنکلر میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ٹیوب ہے وہ نیچرلی ٹرو اینڈ فرو بار پہ، اور اس کی ملٹیپل یعنی کہ بینیفٹس ہیں، جیسے کہ آپ کا یہ فارمر ہے تو اس کو یعنی کہ زیادہ لیبر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جو آپریٹ کرتے ہیں تو وہ 2 بار پہ تقریباً 44% الیکٹریسٹی سیونگ ہے۔ خرچہ کتنا ہے؟ نہری پانی کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ ملتان شہر میں پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر 100 پراپرٹیز کو سیل کر دیا گیا۔ ملتان میں اندرون شہر میں 60 اور نواں شہر میں 40 پراپرٹیز کو سیل کیا گیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق مالکان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے۔ جن پراپرٹیز کے 5 سال کے بقایا جات تھے ان کو سیل کر دیا گیا۔ حسین آگاہی، اندرون حرم گیٹ، بہڑ گیٹ، حتہ روڈ، پاک گیٹ، ہنو کا چھجا، سرافہ بازار، نواں شہر، عبدال روڈ، الطاف ٹاؤن اور گلستان کالونی میں کارروائیاں کی گئیں۔ ملتان میں ڈائریکٹر ایکسائز کی ہدایات پر انسپیکٹر انچارج ایم احسان خان کی نگرانی میں کارروائی کی گئی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ملتان سبزی منڈی سے افغانستان سے اسمگل شدہ ادرک کا 40 فٹ کنٹینر پکڑا گیا۔ کنٹینر میں 19 ٹن ادرک موجود تھی۔ کنٹینر میں 1 کروڑ 45 لاکھ روپے مالیت کی ادرک موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق کسٹم حکام نے کنٹینر قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے اور کنٹینر کے حوالے سے ڈاکیومنٹس کی تصدیق کوئٹہ سے
करवाई जा रही है। कस्टम हुक्काम ने ऐसा बताया है। आपको बताएं कि मुल्तान सब्जी मंडी से अफगानिस्तान से स्मगल शुदा अदरक का 40 फीट कंटेनर पकड़ा गया है। पेरीएम जलसे की बात करेंगे। 13 दिसंबर को पेरीएम लाहौर में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मुतहरिक हो गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, का आगाह कीजिएगा। 13 दिसंबर को जो पीडीएम जलसा है लाहौर में होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी मुस्लिम लीग नून करेगी, तो इस हवाले से अगर शहर औलिया मुल्तान की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं, वो खासा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं ताकि जो 13 दिसंबर का लाहौर में जलसा है उसको भरपूर तौर पर कामयाब बनाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक यूसी चेयरमैन है शेख इमरान अरशद साहब। सर बताइएगा कि कितना टारगेट दिया गया है फी पर्सन को जो जलसा है लाहौर में होने जा रहा है, और साथ साथ ये भी बता दें कि लास्ट टाइम गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमात भी दर्ज हुए। क्या लगता है कि इस बार भी कोई मुकदमात होंगे, कोई गिरफ्तारियां हो सकती हैं लाहौर जलसे के लिए? देखिए जी, अपना जो पिछला जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो ज्यादती की मुल्तान जलसे के हवाले से, आपने देखा कि गिरफ्तारियां भी हुई, FIRs भी हुई। मुझ पर खुद अपना 3 FIRs हुई और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है हौसले पस्त नहीं हुए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं। अब आप देखें जिस तरीके से हमारी जो पार्टी पॉलिसी आई है उसके मुताबिक उन्होंने टिकट होल्डर्स जितने भी हैं उनको 300 फी पर्सन जो है वो 300 बंदा वहां पर लेकर पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हजारों की तादाद में जो क्राउड यहां से अपना मुल्तान से जाएगा और जो वहां पर क्राउड लाखों की तादाद में होगा, ये सिलेक्टेड हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा है। और ये पहले भी इन्होंने गिरफ्तारियां की, इन्होंने जनाब शेलिंग की, इन्होंने जनाब लाठी चार्ज किया, जो मुस्लिम लीग के वर्करों के साथ ज्यादती की है। ये आने वाले वक्त में इनको हिसाब देना होगा और इंशाल्लाह हम हिसाब बहुत अच्छे से लेना जानते हैं और इंशाल्लाह लेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शेख इमरान अरशद और इनका यही कहना था। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, गुज़श्ता रोज सिंध कल्चर डे पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सिंधी फोक गुलकार अलन फकीर के साथ तस्वीर का मामला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से अलन फकीर के साथ तस्वीर के मामला पर वज़ाहती बयान आ गया। अलन फकीर की तस्वीर को आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। लोक फनकार अलन फकीर सिंध में मौजूदा और आने वाली तमाम नस्लों का लेजेंड है। अलन फकीर की पोर्ट्रेट सही है। पोर्ट्रेट में अलन फकीर 24 दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर कशी की गई। पोर्ट्रेट को सादिकाबाद के गैर मारूफ फनकार का रंग क्यों दिया जाएगा? पोर्ट्रेट को सिंध में मुताद्दिद बार शेयर किया गया। सिंधियों ने खुद इसकी तारीफ की और सिंध में ऐसा कोई मुशाहदा नहीं देखा गया। सादिकाबाद के मकामी फनकार अब्दुल वाहिद की कुदरती तौर पर अलन फकीर के साथ रंगत, दाढ़ी, कपड़े और मौसीकी के आलात एक जैसे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सिंधी लोक फनकार अलन फकीर के बजाय सादिकाबाद के फनकार अब्दुल वाहिद के साथ तस्वीर खिंचवाने का चर्चा था। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की सादिकाबाद के मकामी फनकार के साथ तस्वीर पर तनकीद की जा रही थी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मस्तोई और हजाना बरादरी में 8 माह कबल जाम बहक होने वाली लड़की का मामला है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही। इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही मौजा ढोरा हजाना के बख्शेवाला में, जहां पर आज अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं। हम इन लोगों से जानेंगे, पूछना ये चाहूंगा कि आज के एहतजाज की वजह क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मामला है? जी सर, मैं गुलाम फरीद हजाना सर, मैं मौजा ढोरा हजाना रिहायशी बस्ती बख्शेवाले दा। सर वजह यह है कि साडे नाल हमसाए हैं मुस्तोई बिरादर ताल्लुक रखे हैं, जिन्हें विच गुलाम अकबर है, अफजल है, जहद है, तौकीर है, उस तो बाद काजिम मुस्तोई है। तो इन जरा सारा इतना जीवन हराम किया हुआ है। हर रोज़ फेरेंगे सारे उत्ते घर के उत्ते फेरेंगे, राह पंधे साकू खौफ राह से फैली रहे वञनि, राह पंधे सारा मतलब पीछा करें तो साकू तहफ़ुज़ ॾिता वञे, मेहरबानी की वञे। मसला सर यह है कि अज 8-9 महीने पहले इन औरत एक तिब्बी मौत मुई है। हूँ मतलब इहो कुछ आखने की तिब्बी मौत मुई है, उन जनाजे ते हाथे पे, कुलखानी ते भी हाथे पे, अगे पिछे आवन वजन भी हा पिया। लेकिन हूँ जरा 8-9 महीने बाद इन्हें मतलब साकू पैगाम भिजवाया कि तुहारा भतरीजा, मेरा भतरीजा जुनैद अहमद, मेरे भाई अहमद बख्श का बेटा है, तो वह भी सारा काल है, तो तुसा जरा साकू इंदा चट्टी दियो। तो असा मतलब हर फोरम तो उन्होंने आखे कि भी असा खरे हैं, असा हद पत देवन को तैयार हैं, हलफ देवन को तैयार हैं, तो लिहाजा सारा पीछे छोड़ो, मेहरबानी करो। खाने सरदार ने भी गए हैं लेकिन सारी कहीं मतलब नहीं सुनवाई की थी।
पुलिस दो वेंदे हैं तो वो मतलब सारी सुनवाई नहीं करेंदी, कोई सारा तहफ़ुज़ साकू नहीं देंदी। पहले कई दफ़ा फायरिंग कर चुके हैं, डी रात दा फायरिंग कर चुके हैं, हुण भी कीती ने, कल मतलब फायरिंग कीती ने, कुछ फुल जरे पुलिस च आ गई बकाए, हुण असां गोलियां से मतलब जमीन दे विच पए हन ते क्रिमिनल रिकॉर्डेड बंदे ने, जेड़ा ना इन्हां दा रिकॉर्ड है सारा, इन्हें ते कम अज़ कम ढेर सारे FIR एंड डकैती वगैरह जहाँ ते मतलब ढेर सारे रिकॉर्ड इन्हें क्रिमिनल रिकॉर्डेड बंदे ने, तो इन्हें कने हर मतलब गलत किस्म का बंदा आया गया रह वेंदे। लिहाजा साकू तहफ़ुज़ दी अपील है, साडी DIG साकू तहफ़ुज़ दी अपील है, ते असां तहफ़ुज़ दी अपील करने हैं साकू जरा ना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और DIG एडिशनल साउथ पंजाब कने सारी अपील है, सर DPO राजनपुर साहब कने अपील है कि सारी सुनवाई की वजे साकू तहफ़ुज़ फराम किया वजे। जी बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि आज के एहतजाज की जो वजह है वो यही है कि उन लोगों ने इन पर इल्ज़ाम किया है कि इनकी एक लड़की जो है वो, जिनको कुछ माह पहले वो तिबी मौत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महकमा एजुकेशन के हवाले से। महकमा एजुकेशन की जानिब से ऑनलाइन तालीम तो शुरू कर दी गई, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इंटरनेट न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन की जानिब से जो है तालिबे इल्म को ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला जारी है। वहीं काफ़ी सारे ऐसे तालिबे इल्म हैं जिनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर के पास जो है फ़ोन अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, कईयों के घरों में TV भी नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे उन बच्चों तक तालीम पहुंचा रहा है। मेरे साथ इस वक्त CEO एजुकेशन मुल्तान के मौजूद हैं मोहम्मद यास खान साहब, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा सर। हमारे काफ़ी स्कूलों में ऐसा है कि हर बच्चे के पास तो ज़ाहिर है स्मार्टफोन मौजूद नहीं है, लेकिन हमने कुछ ग्रुप ऐसे बनाए हुए हैं कि उनके दोस्तों के पास स्मार्टफोन मौजूद है, तो उनको पैगाम दिया जाता है तो वो उन तक पहुंचा देते हैं कि आज का काम क्या है। वो बाहर मिल के काम शाम कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे फ़ोनों से जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं, या एक दूसरे के घर के करीब हैं तो आ जाते हैं। इस तरह से चल रहा है। बाकी चेक इन बैलेंस का सिस्टम तो एंड पे होगा। अभी तो बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा कि भाई क्या उन्होंने काम मुकम्मल किया है या नहीं किया है। अलबत्ता जहाँ पे व्हाट्सएप का सिस्टम है, उन बच्चों का काम जो है वो मिल जाता है तो वो चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे के पास जो है इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमें CEO एजुकेशन ने बताया कि वो अपने दोस्तों से इन टच रह के जो है अपनी तालीम या जो भी टीचर पैगाम देता है उसको वसूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लिशमा, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।